दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लाई हूँ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पॉलिटी जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार हुआ था? किस प्रकार हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन? तो हुआ था अप्रत्यक्ष। कैसा? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव सीधे देश की जनता ने नहीं किया था, बल्कि उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्य को चुना था। उस समय भारत में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार नहीं था। केवल कुछ प्रतिशत आबादी को ही टैक्स, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर वोट देने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व प्रदान किया था? किस अधिनियम ने पहली बार किया था? वो क्या था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यह कानून था जिसने पहली बार भारतीयों को देश की कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर सीमित प्रतिनिधित्व दिया था। इस एक्ट के तहत वायसराय की केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया और उसमें राजा महाराजाओं या भारतीय संप्रदाय वर्ग के लोगों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में जगह दी गई। 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को इस परिषद में मनोनीत किया था, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और हरदिनकर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संसद अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है लेकिन संप्रभु नहीं। इसका मुख्य कारण क्या है? क्या है इसका मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण है आपका न्याय पुनरावलोकन, तो जुडिशल रिव्यू। यह वाक्य भारतीय शासन व्यवस्था और संविधान की एक बहुत ही खूबसूरत विशेषता को दर्शाता है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, जिसका मतलब है कि जो चाहे कानून बना सकती है और वहाँ की अदालतें उसे खारिज नहीं कर सकती। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आपका संविधान ही आपका सर्वोच्च है, संसद नहीं है। वहाँ का संविधान सर्वोच्च है भारत में। संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसकी शक्ति पर कुछ सीमाएं हैं। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो भारत के संविधान के खिलाफ हो या नागरिकों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्याय पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करके उस कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकती है। संसद कानून बनाने के मामले में सबसे बड़ी संस्था है जरूर है, लेकिन यह निरंकुश नहीं है, संप्रभु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यपालिका पर नियंत्रण की विधि है? कौन है संसद की कार्यपालिका नियंत्रण की विधि? तो वह आपका प्रश्नकाल। कौन? प्रश्नकाल। भारतीय संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सीधे तौर पर विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। संसद के तरीकों से कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है, जिसमें से प्रश्नकाल एक अत्यंत प्रभावशाली और दैनिक साधन है। कैसे? संसद के हर सत्र के कार्य दिवस का पहला घंटा आमतौर पर सुबह 11 से 12 बजे प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान संसद मंत्रियों से उसकी नीतियों, कामकाज और सरकारी विभागों से जुड़े तीखे सवाल पूछते हैं। मंत्री को इन सवालों के मौखिक या लिखित जवाब देने होते हैं। इसके जरिए सरकार की कमियां जनता के सामने आती हैं और सरकार सतर्क रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? कौन सा? धन विधेयक। तो वह अनुच्छेद 110, आर्टिकल 110। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। इसे सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश, अनुमति लेना अनिवार्य होता है। राज्यसभा धन विधेयक को खारिज या संशोधित नहीं कर सकती, वह केवल इसे 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। यदि 14 दिनों में राज्यसभा इसे वापस नहीं करती, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस मामले में पूर्ण संरचना सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? कौन सा पूर्ण संरचना सिद्धांत प्रतिपादित? तो वो क्या गया? केशवानंद भारती मामला। कौन सा? केशवानंद भारती मामला। यह भारतीय कानूनी और संवैधानिक इतिहास सबसे महत्वपूर्ण मामला माना जाता है। 24 अप्रैल 1973 को, कब? 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7-6 के बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की व्यापक शक्ति तो है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे या मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कौन से 4 शब्द है ये? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का
विचार किस भाग में निहित है? तो वो आपके है प्रस्तावना के। कौन से भाग में? प्रस्तावना के। ये 4 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य स्तंभ हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा और उसकी कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरे संविधान के दर्शन और लक्ष्यों को संक्षेप में बयां करती है। न्याय। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। समानता। समाज के हर वर्ग के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता सुनिश्चित करने की बात की गई है। बंधुत्व। इसका मतलब है कि भाईचारे की भावना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संशोधन जो द्वारा जोड़ा गया? कौन सा? वो जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। भैया आपका जो कौन कौन से शब्द है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और जो 42वां संशोधन हुआ, 42 संशोधन हुआ, उसमें एक और शब्द जोड़ा गया आपका पंथ निरपेक्ष। बट वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इतिहास में केवल एक ही बार नाम बदला गया। इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की मूल संरचना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है मूल संरचना में? तो वह आपका न्यायिक पुनरावलोकन। मैंने अभी बताया था आपका क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में देखा, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत दिया था। अदालत ने समय समय पर विभिन्न फैसलों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कौन से तत्व संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है। इसमें आपका न्यायिक पुनरावलोकन एक अनिवार्य हिस्सा माना गया है। इसका मतलब है इसके साथ कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकती जो न्यायपालिका की शक्ति को छीन ले। संविधान की मूल संरचना के कुछ मुख्य तत्व हैं। कौन कौन से हैं? एक आपकी संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान सबसे बड़ा है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक सरकार, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और आपकी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी सूचियों का प्रावधान था? कितनी सूचियों का प्रावधान था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में? तो वो था 3। कौन सी? 3 सूची। कौन कौन सी 3 सूची थी? ये आपकी सूची थी संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अंग सूची, इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय सरकार के पास था। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे विदेशी मामले, रक्षा, मुद्रा और डाक शामिल थे। इसमें केवल 59 विषय थे। उसके बाद आगे प्रांतीय सूची, इसमें आपके 54 विषय थे। और फिर आगे समवर्ती सूची, इसमें आपके 36 विषय थे। इन 3 सूचियों के अलावा जो विषय बच गए थे उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित संघीय न्यायालय वर्तमान में किस संस्था का पूर्ववर्ती माना जाता है? किस संस्था का पूर्ववर्ती माना जाता है 1935 के स्थापित संघीय न्यायालय? तो वह सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसने 1 अक्टूबर 1937 से काम करना शुरू कर दिया था। कब? 1 अक्टूबर 1937 से काम करना शुरू कर दिया था। आज़ादी के बाद यही संघीय न्यायालय देश के शीर्ष न्यायालय यानी आज के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के रूप में विकसित हुआ। 1937 में जब इस संघीय न्यायालय की स्थापना हुई तो उसके सबसे जो मुख्य न्यायाधीश थे कौन थे? वो थे सर मॉरिस गुइयर। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन से संघीय न्यायालय के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो वो थे सर मॉरिस गुइयर। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1935 के अधिनियम के तहत बनाया गया संघीय न्यायालय भारत का सबसे बड़ा कोर्ट तो था, लेकिन इसके फैसलों के खिलाफ लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, यानी संप्रभुता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में थी। भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 कब? 28 जनवरी 1950 को भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। इसने ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल और भारत के संघीय न्यायालय दोनों की जगह ले ली थी। जो पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश बने सर्वोच्च न्यायालय वो थे H.J.
कनिया, क्या एच जे कनिया मतलब हरिलाल जैकी सुंदास कनिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरखनाथ मामले का संबंध किससे है? किसका गोरखनाथ मामले का संबंध हुआ? तो वह संविधान संशोधन शक्ति, संविधान संशोधन शक्ति। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला भारतीय कानूनी इतिहास का एक बेहद ऐतिहासिक मोड़ था, जिसका सीधा संबंध इस बात से था कि क्या संसद के पास संविधान संशोधन के जरिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनने या सीमित करने की शक्ति है भी या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, मिनर्वा मिल्स मामले में किसके बीच संतुलन पर बल दिया गया? कौन सा मिनर्वा मिल्स मामले में किसके बीच संतुलन पर बल दिया गया? तो वो था मौलिक अधिकार एवं DSPS, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक अधिकारों। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला संविधान के दो महत्वपूर्ण भागों भाग 3 और भाग 4 के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी सरकार ने कानून बनाकर यह प्रावधान कर दिया था कि यदि सरकार किसी भी निदेशक तत्व किसी भी नीति निदेशक तत्व को लागू करने के लिए कानून बनाती है तो उसे इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यानी सरकार ने DPSP को मौलिक अधिकारों से ऊपर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन पर टिकी है। ये दोनों एक ही रथ के दो पहिए हैं। मिनर्वा मिल्स मामले के बाद आज की स्थिति यह है कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार को नीति अपनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन न करें। SR बोम्मई मामला मुख्यतः किससे संबंधित है? कौन सा मामला? SR बोम्मई, तो वह संघवाद से, किसे? संघवाद से। और ये मामला कब हुआ था? 1999 में। SR बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के इतिहास में संघवाद और केंद्र राज्य संबंधों को लेकर दिया गया अब तक सबसे ऐतिहासिक फैसला माना जाता है। इस मामले का सीधा संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र सरकार की शक्तियों से था। क्या मामला था? SR बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे 1980 में। कब? 1989 में केंद्र की तत्कालीन सरकार ने उनकी सरकार के पास बहुमत न होने का दावा करते हुए और राज्यपाल की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 356 का उपयोग करके वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। बोम्मई शासन ने इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्द में कहा कि संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। राज्य केवल केंद्र के अधीन काम करने वाले प्रशासनिक अंग नहीं है, बल्कि उनका अपना स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व है। इस फैसले में कोर्ट ने अक्सर यह भी कहा है कि धर्मनिरपेक्षता भी संविधान का मूल ढांचा है। यदि कोई राज्य सरकार संविधान सभा के इस संविधान के सिद्धांत के खिलाफ काम करती है तो उसके खिलाफ अनुच्छेद 356 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में चुनी हुई विपक्षी सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन लगाने की घटनाओं में भारी गिरावट आई। तो चलिए, आज के बस इतने क्वेश्चन ही। आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसे लगी, मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।